हेलो इंटरनेट, दिस इज हल वॉकर। होप यू आर डूइंग ग्रेट। और आप देख रहे हैं शुद्ध भारतीय गेमर और स्टॉक मार्केट सीरीज के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक बार फिर से क्लियर कर देना चाहता हूं कि ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है। मेरे बताए हुए सेटअप में एंटर करने से पहले प्लीज़ अपने फिनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर कंसल्ट करें। आज बात होगी ट्रेंट लिमिटेड के बारे में। जी हाँ, ट्रेंट लिमिटेड एक निफ्टी 50 का स्टॉक है, उसके बारे में चर्चा होगी। जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है ट्रेंट का बिजनेस मॉडल, और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि ट्रेंड के वैल्यूएशन क्या चल रही है। आई मीन टू से ट्रेंड के स्टॉक की वैल्यूएशन क्या चल रही है। और तीसरी इंपॉर्टेंट चर्चा ये रहेगी कि ट्रेंड का चार्ट क्या कह रहा है। जी हाँ, चार्ट एनालिसिस एकदम आखिरी में होगा इस वीडियो के, क्योंकि चार्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग है ट्रेंड लिमिटेड का। तो चलिए शुरू करते हैं। ट्रेंड लिमिटेड एक टाटा एंटरप्राइज की कंपनी है जो कि मेनली डील करती है फैशन टेक्सटाइल में, और इसके मेजर स्टोर्स के नाम है वेस्ट साइड, जूडियो और फिर जूडियो ब्यूटी और बर्न टोस्ट भी लाइक आजकल काफ़ी पॉपुलर हो रहा है। और ये इनकी जो है Q2 की प्रेजेंटेशन है, सितंबर क्वार्टर की। और यहाँ पे उन्होंने काफ़ी सारी जो है डिटेल्स जो है अपने शेयर होल्डर्स के साथ शेयर करी है। तो जैसे कि आप सबको ही जानते हैं कि भाई ट्रेंड ऑल अक्रॉस दी इंडिया है भाई, क्योंकि जूडियो की प्रेजेंस धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही है। दे ऑपरेट मोर देन 25 सिटीज़ इन इंडिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये सब सारी चीज़ें जो है ना, चाहे वो जूडियो हो चाहे वो वेस्ट लाइफ हो, ये सब एक्सपेंशन मोड में है। ठीक है, वेस्ट लाइफ का भी इन लोगों ने प्रेजेंटेशन में क्लियर कट मेंशन किया है कि 19 न्यू स्टोर्स खोले हैं भाई साहब जो है इस क्वार्टर में। ठीक है ना, और कहाँ पे भी खोलें ये भी सारी चीज़ें जो है इधर हैं। बेसिकली ये लोग टियर 2 और टियर 3 सिटीज़ को भी अब टारगेट कर रहे हैं। वारंगल, विजयवाड़ा, जू रोड और इनफैक्ट गोरखपुर, कुरनूल, भुवनेश्वर, यहाँ पे वेस्ट साइड के न्यू स्टोर्स खुल गए हैं। और इसी तरह जूडियो के भी 44 नए स्टोर्स खुले हैं इस साल। डैम भाई। ठीक है, तो लगातार इनका एक्सपेंशन चालू है भाई। ट्रेंड लिमिटेड का एक्सपेंशन चालू है, भले ही स्टॉक जो है ऊपर से 50%, ऑलमोस्ट 50% गिर गया है, पर इनका जो एक्सपेंशन है वो लगातार चालू है। देख लो भाई, जूडियो के नए नए स्टोर्स देख लो। पटना में भाई खुल गया है, ठीक है, पालमपुर में खुल गया है, जोधपुर में खुल गया है, गुंटूर और गाजियाबाद में भी जूडियो के स्टोर्स खुल गए। मतलब अफोर्डेबल टेक्सटाइल में भाई ट्रेंड का कोई जवाब नहीं है। इसी तरह और भी जो इनके जो नए ब्रांड्स हैं और नए स्टोर्स हैं, जो बर्न टोस्ट करके आया है, उसके बारे में भी जो है लगातार ये लोग जो है इनोवेशन कर रहे हैं, और उसके भी स्टोर्स धीरे धीरे खुलते जा रहे हैं। मोस्टली ये लोग यूथ को और अफोर्डेबल टेक्सटाइल्स में और अफोर्डेबल इनरवेयर्स में ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। तो ये चीज़ तो समझ में आ गई कि बिज़नेस काफ़ी स्ट्रांग है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये केवल इंडिया में ही ऑपरेट नहीं करते हैं, ये यूएई में भी जो है इनके स्टोर्स हैं। और यस ऑफ कोर्स एक चीज़ इंपॉर्टेंट है कि भाई साहब ट्रेड डील से इन्हें एज सच कोई बड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, बिकॉज दे डू नॉट एक्सपोर्ट इन यूएस और इन यूरोप एज ऑफ नाउ। इनकी प्रेजेंटेशन में कहीं भी जो है एक्सपोर्ट टू यूरोप और नॉर्थ अमेरिका मेंशन ही नहीं है। ठीक है, तो अब क्या चक्कर है कि स्टॉक लगातार गिरे क्यों जा रहा है, पहले इसे समझने की कोशिश करते हैं। उसके लिए हमें ट्रेंड के स्क्रीनर पे समझना पड़ेगा। तो ट्रेंड का भी जो स्टॉक प्राइस टू इक्विटी चल रहा है वो 92 का चल रहा है। लाइक वैल्यूएशन ठीक ठाक है, बट ट्रेंड जैसी कंपनी के लिए इट इज़ ओके। 1.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, प्राइस टू बुक चल रहा है 24.6 का। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्वार्टरली रिजल्ट्स कैसे थे। तो अगर आप क्यू ऑन क्यू रिजल्ट्स देखोगे यहाँ पे देखो, ठीक है ना, तो क्यू ऑन क्यू जो है आपको एक तो सेल्स में ड्रॉप दिखेगा, ठीक है, और ऊपर से जो है आपको दिखेगा कि भाई साहब नेट प्रॉफिट भी घटा है। पर ट्रेंड जैसी कंपनी, जब इतनी बड़ी जो है मार्केट कैप वाली कंपनी को हम लोग जब रिजल्ट जो है क्या कहते हैं एनालाइज करते हैं, तो हम लोग कोशिश यही करते हैं कि इसके वाई ऑन वाई रिजल्ट्स देखें कि ईयर ऑन ईयर कैसा परफॉर्मेंस है। क्योंकि बीच में एक आध क्वार्टर्स ऐसे रहेंगे इसमें ऊपर नीचे हो जाएगा, पर आपको ये समझना पड़ेगा क्या कंपनी ईयर और ईयर ग्रो कर रही है कि नहीं। तो हमें अभी अब की बार का जो रिज़ल्ट है वो कंपेयर करना चाहिए सितंबर 2024 से। ठीक है ना, 2024 से अब की बार जो फेयरली ज़्यादा सेल्स हुई हैं, एक्सपेंसेस भी ज़्यादा हुए हैं, क्योंकि भाई ऑफ कोर्स नए स्टोर्स खोले हैं तो एक्सपेंसेस भी होंगे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बढ़ के आया है, विच इज़ गुड। ओपीएम भी बढ़ा है, डैम ओपीएम भी बढ़ा है 17%। तो मोटा मोटा बात यह है कि जस्ट कॉज की मार्केट का मूड माहौल ख़राब है, इस वजह से स्टॉक को पीट दिया गया है। नहीं तो एज सच अर्निंग में कोई दिक्कत मुझे तो नहीं दिख रही है। अदर इनकम जो है ऑफ कोर्स कम हुई है, तो दैट डजेंट मैटर, ये तो अच्छी बात है।
और अदर इनकम की वजह से ही जो है आपको नेट प्रॉफिट उतना ज़्यादा बढ़ता हुआ नहीं दिखेगा, पर नेट नेट आपको सेल्स देखनी चाहिए भाई, सेल्स अच्छी खासी बढ़ गई है। अब थोड़ा आते हैं हम शेयर होल्डिंग पैटर्न में, ठीक है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में आप देखो कि हाँ भाई, प्रोमोटर्स जो है 37% माल है FII के पास। यस, FII ने बिकवाली की, इसी वजह से स्टॉक गिरा है, बेसिकली प्रॉफिट बुकिंग करी है ऑफकोर्स। DII के पास अभी भी माल है 19%, और पब्लिक के पास बहुत छोटी सी मात्रा में। इनफैक्ट ट्रेंट लिमिटेड में गवर्नमेंट के भी स्टेक्स है, और वो जो स्टेक्स हैं कहीं ना कहीं थोड़े बहुत बढ़े भी हैं, और इसी क्वार्टर में बढ़े हैं, ठीक है। तो अब क्या है ना कि शेयर होल्डिंग पैटर्न में एक चीज़ हमें क्लियर कट दिख रही है कि मेजॉरिटी स्टेक्स, मतलब जो मोर देन 60% कंट्रीब्यूट करता है, 37 प्लस 16 प्लस 19, तो यस, मोर देन 60% जो स्टेक्स है ना, वो स्ट्रॉन्ग हैंड्स में है अभी भी। बल्कि स्टॉक इतना ऊपर से नीचे गिर गया है तब भी। तो जो बिग प्लेयर्स हैं उन्होंने ऐसा सच कोई बड़ी बिकवाली इसमें नहीं करी है, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है आप लोगों को समझनी चाहिए कि भाई ये केवल मार्केट करेक्शन से स्टॉक गिर रहा है। एज सच फंडामेंटली प्रमोटर होल्डिंग्स के हिसाब से कोई भी दिक्कत मुझे ट्रेंड के स्टॉक में नहीं लगती है। और अब एक बार देखते हैं कि भाई हिस्टोरिकली क्या वैल्यूएशंस रही हैं इस पर्टिकुलर कंपनी की। तो जैसे कि आप 5 ईयर्स का मैं लगाता हूँ प्राइस टू इक्विटी रेशियो, ठीक है। तो 5 साल के लोएस्ट वैल्यूएशन पे चला गया है ट्रेंड। ट्रेंड जैसा स्टॉक यूजुअली 120 प्लस के प्राइस टू इक्विटी पे ट्रेड करने वाली कंपनी है। और अभी सिचुएशन ये है, क्योंकि इतना मार्केट पिटा हुआ है भाई, लोगों के पोर्टफोलियो नहीं बढ़ रहे ऑलरेडी, मतलब निफ्टी लाइफ हाई पे पहुंच गए पर पोर्टफोलियो नहीं बढ़ रहे हैं, क्योंकि एक नेगेटिव सेंटीमेंट चल ही रहा है, ठीक है। तो उसके हिसाब से भी स्टॉक जो है काफ़ी ज़्यादा सस्ता हो गया है। आपको लगेगा कि अरे यार स्टॉक पी तो 92 का, 92 बहुत ज़्यादा होता है भाई। पी जो है बहुत हद तक सेक्टर पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो लोएस्ट वैल्यूएशन पे, 5 साल के लोएस्ट वैल्यूएशन पे ट्रेंड ट्रेड कर रहा है। मतलब देख के ही जो है लालच आ रहा है, ठीक है। 4200 मतलब अच्छा खासा पिटा हुआ स्टॉक है, ठीक है। तो अब समझने की कोशिश करेंगे कि चार्ट में क्या हो रहा है ट्रेंड के, ठीक है। यहाँ पे हम लोग ने सारे फंडामेंटल एस्पेक्ट्स जो है समझ लिए हैं, ठीक है। हम लोग ने समझ लिया कि भाई बिजनेस मॉडल क्या है, स्टोर एक्सपेंशन कैसा चल रहा है, जो कि एकदम ताबड़तोड़ चल रहा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न भी स्ट्रांग है, ठीक है। और रिजल्ट्स भी स्ट्रांग है। रिजल्ट ऐसा कुछ नहीं है कि भाई ख़राब है, क्यू ऑन क्यू ख़राब है, पर एज सच कोई भी सिचुएशन नहीं है कि जो इसे वाई ऑन वाई इस कंपनी के रिजल्ट को कोई ख़राब बोल सके, ठीक है। तो आइए चलते हैं एक बार ट्रेंड के वीकली चार्ट पे। तो वीकली चार्ट पे आप एक क्लियर कट चीज़ देख सकते हो कि ट्रेंड का जो स्टॉक है लगातार डाउन ट्रेंड में है, ठीक है। इसने लाइफ हाई लगाया था लगभग 80 8,300 का, और वहाँ से स्टॉक ऑलमोस्ट करेक्ट हो चुका है। यस, 49.37, मान लो कि भाई 50% ये स्टॉक गिर चुका है। अब यस, लाइक अभी स्टॉक के वैल्यूएशन काफ़ी सस्ते हैं, पर क्या अभी एंट्री पॉइंट यहाँ पे बनता है, ये चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप चार्ट में देखोगे तो ये एक जोन है, यहाँ पे मैं एक लाइन बना देता हूँ। ये एक बॉक्स है जिस रेंज में इस स्टॉक ने कितने वीक जो है कंसोलिडेट किया था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हफ्ते एक ही रेंज में इस स्टॉक ने कंसोलिडेशन किया था, ठीक है। 11 हफ्ते, 11 हफ्ते का कंसोलिडेशन है गाइस, मतलब मोटा मोटा हो गया ये 3 महीने का कंसोलिडेशन। और वो रेंज क्या थी, 4182 से लेकर, नहीं 4200, मोटा मोटा मान लो 4200 से 3700 की रेंज में इस स्टॉक ने लगभग लगभग 3 महीने बिता दिए। उसके बाद ब्रेकआउट हुआ। तो जब भी कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट होता है ना, वो ब्रेकआउट लंबा होता है, और जैसे कि आप यहाँ पे देख भी सकते हो, ठीक है। तो मुझे लगता है कि ये जो ब्लीडिंग लगातार जो है इस पर्टिकुलर स्टॉक में चल रही है ना, वो इसी रेंज में आके कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाएगी। तो अब मोटा मोटा मान लो कि ट्रेंड मेरे हिसाब से, लाइक कोई रिकमेंडेशन नहीं है गाइस, बाइंग लेवल के आसपास आ रहा है। और ये स्ट्रॉन्ग बाई जोन में ऑलरेडी एंटर एंटर कर दिया है। मतलब 4300 से लेकर 3700 की जोन एक स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन, डिमांड जोन निकल कर आ रही है, जैसा कि मुझे चार्ट पे दिखाई दे रहा है। तो गाइज
यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा। इनफैक्ट क्या ये सिमिलर चीज़ मंथली चार्ट पे भी काम कर रही है? ये देखो, ठीक है। मंथली चार्ट में भी आप देखोगे, जी हाँ, यहीं कहीं ये जो है कंसोलिडेशन जो आपको दिख रहा है ना, और जैसे मैंने कहा था कि लगभग जो है 3 महीने का कंसोलिडेशन है, तो यहाँ पे भी दिखेगा। तो ये जो ब्लीडिंग है ना, ये कहीं 3800 से 3700 और मतलब इस रेंज में जाके कहीं ना कहीं थम जानी चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से हमने देखा कि वैल्यूएशन जो है वहाँ पर अभी ऑलरेडी सस्ता हो गया, और और कितना इसको सस्ता करेंगे वो देखने वाली बात होगी। तो वहाँ पे कहीं ना कहीं ब्लीडिंग स्टॉप हो जानी चाहिए। और अगर हम आरएसआई की बात करें, एक बार वीकली आरएसआई पे लेके चलते हैं, और आरएसआई बहुत कुछ अपने आप में बताता है, ठीक है। मैं ज़्यादा इंडिकेटर्स गाइस यूज़ नहीं करता हूँ, पर एक इंडिकेटर यूज़ करता हूँ जो कि मेरी काफ़ी हेल्प करता है। इनफैक्ट एशियन पेंट्स वाला जो वीडियो चैनल पे पढ़ा है, वहाँ पे मैंने काफ़ी सारा एनालिसिस तो आरएसआई को देख के दे दिया था, ठीक है। तो एक हिस्टोरिकल आरएसआई वीकली पे था, वो था 38 का, जो इसने ऑलरेडी जो है ब्रेक कर दिया है, ठीक है। तो अभी जो है ये देखा जाए तो लोएस्ट वीकली आरएसआई पे चल रहा है, मतलब ऑलमोस्ट ये हो गया है ओवरसोल्ड। क्या मंथली में भी ऐसा है? नहीं, मंथली में ऐसा नहीं है। मंथली में ऐसा लग रहा है कि थोड़ी सी अभी जगह है, थोड़ी सी जगह है, जो कि यहाँ पर इसको ले ले जा सकता है 44 के आरएसआई में, ठीक है। तो हुआ क्या था ना, कि एक चीज़ आपको हमेशा से समझनी चाहिए। इनफैक्ट ये मैं अपनी क्लास में भी बताता हूँ कि कभी भी कोई स्टॉक ओवरबॉट जोन में बाई नहीं करना चाहिए। अगर बाई मतलब अगर वो चले जा रहा है ऊपर ही ऊपर, तो उसे छोड़ देना चाहिए। अब जैसे कि वीकली आरएस टाइम फ्रेम में देखेंगे, तो भाई ट्रेंड यहाँ पे भी ओवरबॉट हो गया था, ठीक है। वहाँ से गया वो ऊपर, नो डाउट अबाउट इट, पर ये एक डेंजर जोन है। आप समझ रहे हो, 90 का आरएसआई बहुत ज़्यादा होता है गाइस, बहुत ज़्यादा होता है। मैं कभी भी प्रेफर नहीं करूँगा कि भाई इतने बड़े आरएसआई, मतलब वो भी मंथली आरएसआई देखो भाई 96 के आरएसआई में चला गया, मतलब ताबड़तोड़। और वहाँ पे भाई अनिल सिंह भी, वो जी बिजनेस वाले, रिकमेंड कर रहे हैं ट्रेंड के 16,000 के टारगेट 3 साल के, और बोला है कि हर 10% फॉल पे जो है इसे एक्यूमुलेट करो। मतलब कोई सेंस बनता है? कोई सेंस बनता है इस स्टॉक को जो है 8,000 पे खरीदने का? आप एक हाई फ्लाइंग जोन में से ट्रेड मतलब जो है से खरीदवा रहे हो, जहाँ से भाई इसका सस्टेन करना नियर टू इम्पॉसिबल है। आप हिस्टोरिकल आरएसआई को भी तो देखो ना एक बार। ये यूजुअली देखा गया है कि भाई इस आरएसआई से गिर जाता है। वो तो एक्सटेंडेड बुल रन था, वहाँ से भाई एकदम एक तरफा भाग गया, पर नहीं, वो बिल्कुल भी जगह नहीं होती है। स्टॉक को खरीदने का सही टाइम जब वो तभी होता है जब ये ओवरसोल्ड जोन में आए, क्योंकि मार्केट के अब डायनामिक्स लगातार बदल रहे हैं। अब वो टाइम चला गया कि हाँ, एक स्टॉक को रख के भूल जाओ और वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कंसिस्टेंट कंपाउंडर रह जाएगा भाई। वो आपकी एंट्री जो है ना, आप डिसाइड करती है कि आप कितना वेल्थ जनरेट कर पाओगे। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं ब्लीडिंग जो है रुक जाएगी। अगर वहाँ से ये दोबारा अचीव करता है ना अपना लाइफ हाई, तो आपके टारगेट्स क्या होंगे, मतलब बेसिक टारगेट जो कि अचीवेबल है। वो अगर मान लो इस रेंज में आपको मिल गया 4200 के आसपास कहीं, ठीक है ना, तो वहाँ से भी अगर आप लाइफ हाई पकड़ लो ना, ठीक है, तो आपके आराम से 100% रिटर्न बन जाएंगे। आपने एक लार्ज कैप में जो है 100% रिटर्न बनाने का एक सेटअप अभी अभी देख लिया है, ठीक है। और मेरे हिसाब से ये जो टारगेट्स हैं आराम से 9000 तक स्ट्रेच हो जाएगा जब भी इसमें रिवर्सल आएगा। अब रिवर्सल कैसे इसमें आइडेंटिफाई करेंगे वो भी मैं बता देता हूँ। तो जब ये स्टॉक इस रेंज में आए, ठीक है, ये बहुत ध्यान से सुनिएगा गाइस, ये समझना सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लोग चार्ट एनालिसिस को बहुत हल्के में लेते हैं, पर इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जैसे कि इस रेंज में इसने जो है टाइम बिताया था ना, लगभग 3 महीना, हमें चाहिए कि इस रेंज में कहीं आके ये 3 महीना या फिर एटलीस्ट 2 महीना टाइम बिता के उस रेंज को ब्रेकआउट करे, ठीक है। अगर ये अभी कहीं जो है ब्रेकआउट करके ऊपर जाएगा ना, तो वो टिक नहीं पाएगा। इसने एक कोशिश करी थी, देखो जब यहाँ पे गिरा था ना, तो इकट्ठे ही भाई वहाँ पे चला गया था, पर टिक नहीं पाया था, ठीक है। फिर मेजर सेल ऑफ आया, और मुझे लगता है कि अभी सेल ऑफ कहीं ना कहीं चलेगा इसमें, और बहुत टाइम देगा ये स्टॉक जो है एक्यूमुलेट करने का, ठीक है। और अगर रेंज ब्रेकआउट होता है, तब ये जो रैली है ना, ये सस्टेनेबल होगी, और अच्छी खासी सस्टेनेबल होगी। और उस टाइम पे मैं बता रहा हूँ कि जब भी ये ब्रेकआउट होगा ना, मुझे नहीं पता कि ये कब होगा, कितना टाइम लगेगा, पर जब भी अगर ये 1 2 3 महीने के कंसोलिडेट करके जब ये ऊपर जाएगा ना,
तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल में ये पैसे आपके डबल कर देगा, ठीक है? तो टाइमिंग बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है स्टॉक्स में, ठीक है? और आपका बाइंग लेवल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है? तो ये एनालिसिस जो है आप बहुत ही ध्यान से जो है समझ के रखो। और होगा क्या ना उस टाइम पे कि निफ्टी चाहे जहाँ भी हो, लाइक निफ्टी और दूसरे स्टॉक जहाँ भी हो, ये स्टॉक अकेला एक तरफा चलेगा, मार्केट को आउट परफॉर्म, जैसे कभी एशियन पेंट्स चल रहा है, लाइक एक तरफा अकेला चल रहा है ना। आज भी जो है जिस दिन मैं ये वीडियो बना रहा हूँ 2 दिसंबर को, उस दिन जो है एशियन पेंट जो है निफ्टी का टॉप गेनर रहा, और इनफैक्ट पूरा निफ्टी आज लाल था भाई, मार्केट ब्रेथ लाल थी, अच्छा खासा सारे स्टॉक गिरे पड़े हुए थे, पर वो चल रहा है क्योंकि उसने कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट किया। ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं गाइस, जो अगर कंसोलिडेशन के बाद, एक लंबे कंसोलिडेशन के बाद अगर ब्रेकआउट करते हैं, तो उसमें एक लंबी टिकाऊ तेज़ी आती है, और इसके बहुत सारे एग्जांपल हैं। और इस तरह के स्टॉक सिलेक्शन अगर आपको जो है मिल रहा है निफ्टी के किसी स्टॉक में, तो मेरे हिसाब से वो एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है। ये सब कोर्स में टाइम लगेगा, अब ये देखने वाली बात होगी कि इस रेंज में कब आएगा। तो मुझे लगता है कि आने वाले 3 से 4 हफ्ते ट्रेंड टाइम पास करने वाला है, पर हो सकता है कि आने वाले 1 से 1.5 साल में ये स्टॉक आपको 9,000 के आसपास लगे, ठीक है? मैं भी यहीं पर हूँ, आप भी यहीं पर है, तो प्लीज़ एक बार इसे ज़रूर एनालाइज करिएगा और चीज़ों को समझने की कोशिश करिएगा एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है? इट्स ऑल अप टू यू, बिकॉज इट इज़ योर मनी, और हमेशा हमें मार्केट में बार्गेन करना बहुत ज़रूरी होता है। मैंने कभी भी सोचा भी नहीं कि भाई मैं 8,000 पे कभी ट्रेंड को लेने की कोशिश करूँगा, या 7,000 पे भी, लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ कि भाई अब ये मेरे सेटअप में आया है, अब यहाँ पे चीज़ें काफ़ी क्लियर दिख रही हैं, ख़ासतौर से जब मैं इसका बिजनेस मॉडल देखता हूँ यहाँ पे, और मुझे इसमें कोई भी दिक्कत नहीं दिख रही है भाई। ये बेसिकली जो है कंपनी अफोर्डेबल अपैरल्स और अफोर्डेबल टेक्सटाइल और अफोर्डेबल लाइक पार्टी वेयर्स को जब ये टारगेट करती है ना, तो उसकी ऑडियंस इंडिया में बहुत सारी है, और उसको ट्रेड डील से भी ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। मतलब अगर ट्रेड डील हो भी जाए ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा भाई, जूडियो के स्टोर यूएस या यूरोप में भी खुलना चालू होंगे, और वो खुल जाए तो भाई चांदी ही चांदी है। तो जिसे बोलते हैं ना कि सर्वगुण संपन्न वाला जो सेटअप है, वो यहाँ पे मुझे कहीं ना कहीं ट्रेंड में दिखाई दे रहा है, लाइक। और टाटा की कंपनी है, इसे आप हल्के में तो नहीं ले सकते। और क्या ये पैसे डबल ही कर देगा, ये इसकी कोई गारंटी नहीं है, पर चीज़ें जो हैं बहुत हद तक इस लेवल पे ट्रेंड के फेवरेबल दिख रही हैं। सो आपकी क्या राय है? डू लेट मी नो इन दी कमेंट्स। हेल वॉकर साइनिंग आउट। पीस।